नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीके शर्मा। आप देख रहे हैं ISRG चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि बांग्लादेश की स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। अभी हाल ही में जो वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ है और आज एक नई सरकार शपथ लेने की बारी है। मोहम्मद यूनुस का नाम लिया जा रहा है, जो कि फ्रांस से आ रहे हैं और दोपहर में उनको अंतरिम सरकार के सत्ता सौंपी जाने की उम्मीद है। आखिर ये मोहम्मद यूनुस की बैकग्राउंड क्या है, इसका रोल क्या रहेगा और किस तरह से बांग्लादेश पे क्या शांति बहाल हो पाएगी, बहुत सारी बातें हैं जिन पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ में है NK सूद साहब। सूद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार शर्मा जी। सूद साहब, जिस तरह से बांग्लादेश की स्थितियां करवट बदलती जा रही है और आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार को संभालने जा रहे हैं, तो इनको अभी नोबेल प्राइज भी मिला है और इसके पीछे कौन लोग हैं, क्या जो ISI का रोल है इसमें कितना हस्तक्षेप वाला रहा है, थोड़ा रोशनी डालें। देखिए, ऐसा है, मोहम्मद यूनुस इनको नोबेल प्राइज़ मिला है और देखिए ज़्यादातर लोग जिनको नोबेल प्राइज़ दिया जाता है US के द्वारा या बाकी कंट्रीज़ के द्वारा, इवन इंडिया के द्वारा, ये सारे के सारे कम्युनिस्ट होते हैं और US कम्युनिस्ट को प्रमोट करता है। US ऐसे लोगों को प्रमोट करता है जो कम्युनिस्ट हो और उसके बाद उनको यूज़ करता है अपने काम के लिए। और मोहम्मद यूनुस अब आ रहे हैं पेरिस से बांग्लादेश के अंदर और मुझे एक चीज़ याद आ रही है। मुझे याद आ रहा है वो समय जब ईरान के अंदर तख्ता पलट हुआ था। जो वहाँ के जो रूलर थे, शाह, वो वहाँ रूल कर रहे थे, लेकिन उनका कुछ US से मोट बुलाव हो गया जी। तो उन्होंने वहाँ पे US को हटाना चाहते थे कि US वहाँ पे उनके ऑयल को की जो भी इनकम है उसको अपने जेब में डाल रहा था। तो वो US से थोड़े से नाराज़ थे और US उनसे नाराज़ था। तो US ने उस टाइम पे उनको डिस्टर्ब करने के लिए आयतुल्लाह खुमैनी, जो उस टाइम पे पेरिस में बैठे थे, उनको ईरान के अंदर भेज दिया और उसके बाद ईरान के अंदर सिचुएशन बिगड़नी शुरू हो गई और जो शाह थे वहाँ के रूलर, उनको भागना पड़ा। और आज जो US ने उस टाइम पे काम किया था ईरान के अंदर, आज तक US भुगत रहा है। US के 200 से ज़्यादा जो एम्बेसी के लोग थे उनको 1 साल तक उन्होंने बंदी बना के रखा, तब छोड़ा। और आज भी US और ईरान का 36 का आंकड़ा चल रहा है, अब भी वहाँ पे पीस नहीं है और US ने ईरान को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसी तरीके से अब ये जो मोहम्मद यूनुस आ रहे हैं पेरिस से बांग्लादेश के अंदर भी टोटल जो यहाँ पे राइटिंग की गई है, या सिचुएशन को कंट्रोल किया गया है या सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल किया गया है या यहाँ पे शेख हसीना को हटाया गया, उसके पीछे जो पूरा हाथ है वो CIA का है। CIA ने बांग्लादेश को बर्बाद कर दिया जैसे इसने ईरान को बर्बाद किया था और मुझे नहीं लगता कि अब बांग्लादेश कभी भी उभर आएगा इस सिचुएशन से। और वहाँ पे जो सिचुएशन ख़राब की वो की US की, CIA ने, साथ में उन्होंने ISI का हाथ लिया क्योंकि ISI के कंट्रोल में बहुत सी जितनी भी वहाँ पे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे BNP जो नेशनल पार्टी है उनकी वो हो, वो सब उनको सबको ISI सपोर्ट करता था। और शेख हसीना वहाँ से 15 साल तक रूल कर रही थी और US हमेशा कहता है कि हम डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन US ने वहाँ की डेमोक्रेसी को डिस्टर्ब किया। एक पीसफुल कंट्री जिसके अंदर एक प्रॉपर रूल चल रहा था, रूल ऑफ लॉ था, जो कंट्री प्रोग्रेस कर रही थी और एशिया के अंदर जिसकी सबसे ज़्यादा इस टाइम पे डेवलपमेंट थी, उसको US ने डिस्टर्ब कर दिया, उसको US ने ऐसे हालात में पहुंचा दिया कि मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश इस सिचुएशन से अगले 10 साल तक उभर पाएगा। सूद साहब, यहाँ पर आपने अभी नाम लिया ISI का जो जमात इस्लामी को समर्थन है और जिस तरह से वो डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश कर रहे थे पिछले काफ़ी समय से बांग्लादेश में, तो वो अपने मंसूबे में कामयाब होते नजर आए। साथ में चाइना का भी सपोर्ट उनको लगभग रहा। तो ऐसे में क्या मानते हैं कि बांग्लादेश की डिस्टेबलाइजेशन के लिए कहीं ना कहीं मूल रूप से ISI जिम्मेवार है? देखिए, ISI आज से नहीं, शुरू से ट्राई कर रही थी। ISI ने पहले शेख मुजीबुर रहमान का मर्डर कराया था। शेख मुजीबुर रहमान शेख हसीना के फादर थे जिन्होंने बांग्लादेश को लिबरेट कराया था, बहुत सेक्रीफाइस की थी, बहुत से साल उन्होंने जेल में बिताए थे और बांग्लादेश के प्रेसिडेंट बने वो 1972 में और 1975 में 2.5 साल के बाद उनका कत्ल करा दिया ISI ने। साथ में CIA भी उनके साथ था और कत्ल कराया उनके अपने आर्मी के ऑफिसर्स के द्वारा। और ये जो आर्मी ऑफिसर्स थे इनको रजाकर्स कहते थे, रजाकर्स। और ये वो थे जो इंडिया से बांग्लादेश गए थे और बड़े बेरहमी से उनको और उनके 13 फैमिली के मेंबर्स को कत्लेआम कर दिया ISI ने, लेकिन US ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। जब बांग्लादेश का लिबरेशन हुआ था तो उस टाइम पे 1 लाख से ज़्यादा लेडीज़ उनका रेप किया गया था, प्रेग्नेंट हो गई थी और साथ में 1 मिलियन लोग हिंदू और मुस्लिम उनको मार दिया था, उनका कत्लेआम किया था पाकिस्तान की ISI ने अपनी आर्मी के द्वारा। लेकिन US ने और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने कोई आवाज़ नहीं उठाई, कोई बात नहीं की उन्होंने। और 1 करोड़ बांग्लादेशी इंडिया के अंदर उस टाइम पे
भूखे बैठे थे, रिफ्यूजी थे, उसके लिए कोई मदद नहीं दी। और फिर यूएस ये चाहता था कि शेख हसीना को हटाया जाए। इंडिया ने उनको समझाने की बात की, शेख हसीना को हटाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। शेख हसीना डेमोक्रेटिक से तरीके से अपनी कंट्री चला रही हैं, वहाँ की इकनॉमी प्रॉस्पर कर रही है, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। और अगर शेख हसीना को डिस्टर्ब किया गया तो चाइना को यहाँ पे मौका मिल जाएगा, क्योंकि शेख हसीना के इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन थे और यूएस ने इंडिया के साथ क्वाड बनाया ताकि चाइना को काउंटर किया जाए। लेकिन यूएस ने किसी की नहीं सुनी और उसने यहाँ पे गवर्नमेंट को चेंज कराने के लिए प्लान बनाया, एग्जीक्यूट भी कर दिया। एक यूएस का आदमी आया था जो CIA का पर्सन था, जिसको रॉ ने आइडेंटिफाई भी कर लिया, और वो आदमी ने शेख हसीना से मुलाकात की। तो शेख हसीना और कहा कि हमें अपने यहाँ पे एक बेस दे दो, एयर बेस दे दो, ताकि हम चाइना को काउंटर कर पाएँ। लेकिन शेख हसीना ने फ्रैंकली मना कर दिया और तब से शेख हसीना के पीछे यूएस का जो प्लान है उसको उन्होंने एक रूप दिया, अमली रूप पहना दिया उसको, और वहाँ पे उन्होंने पूरे तरीके से उसको वहाँ से निकालने की प्लान बना ली थी। सो सब दो बातें मुख्य रूप से जहन में आ रही हैं कि जैसे ही शेख हसीना को पद से हटाया गया, वहाँ से उनको भागकर भारत की शरण लेनी पड़ी। ऐसे में बांग्लादेश में लूटपाट शुरू हुई भारतीयों के साथ में, उनको मारा पीटा गया, जलाया भी गया, यानी कि हिंसक कार्रवाई हुई भारतीयों के साथ में। ऐसा क्यों हुआ? और साथ साथ दूसरा सवाल ये है कि क्या अब बांग्लादेश में शांति स्थापित हो पाएगी? देखिए, पहली बात, जमात इस्लामी वहाँ पे पहले हिंदुओं को टारगेट कर रही थी। बांग्लादेश के अंदर 9% के करीब हिंदूज हैं, जो माइनॉरिटी उसको माना जाता है। पहले यहाँ पे 15% हिंदू थे, लेकिन यहाँ पे जो जमात इस्लामी है, जिसको ISIS सपोर्ट करती है, उन्होंने इनको भगाया, इनको मारा, रेप किया, बहुत सालों तक चलता रहा। लेकिन जब से शेख हसीना आई है, उन्होंने इनकी प्रोटेक्शन दी और तब से हिंदूस वहाँ पे कंफर्टेबल फील कर रहे थे और जमात इस्लामी के बहुत से लीडर्स को जेल में डाल दिया गया था। और देखा जाए तो पाकिस्तान की यही उनका प्लानिंग है, यही उनका एक एटीट्यूड है। पाकिस्तान के अंदर भी हिंदुओं को मारा जाता है, घर जलाए जाते हैं, दुकानें तोड़ दी जाती हैं, मंदिर तोड़ दिए जाते हैं, और यही हो रहा था बांग्लादेश के अंदर। लेकिन आप एक चीज़ देखिएगा, जितना कत्लेआम हो रहा है, क्या यूएस ने कोई अपना स्पीच दी इसके ऊपर? क्या कोई उन्होंने प्रतिक्रिया दी? क्योंकि यहाँ पे हिंदू मारे जा रहे हैं, क्रिश्चियन नहीं मारे जा रहे। यूएस तब बोलता है जब क्रिश्चियंस को इम्पैक्ट हो, और क्रिश्चियंस को इम्पैक्ट इसलिए नहीं हो सकता कि वहाँ की आर्मी को यूएस सपोर्ट करता है, उनके जनरल को यूएस ने एक हिसाब से खरीद लिया, इसलिए वहाँ पे कोई क्रिश्चियंस पे अटैक नहीं हो रहे। अटैक हो रहे हैं हिंदुओं के ऊपर, अटैक हो रहे हैं मंदिरों के ऊपर। और ये सिचुएशन अब जैसे आप कह रहे हैं कि कंट्रोल होगा, कंट्रोल तो हो जाएगा कुछ हद तक, लेकिन जो वायलेंस हिंदुओं के खिलाफ चल रही है वो कंटिन्यू रहेगी, कम हो जाएगी लेकिन चलती रहेगी। क्योंकि अब BNP पार्टी या जो इस टाइम पे पार्टी पावर में है, वो पावर में तो है, लेकिन हिंदुओं का हित को कभी भी लुक आफ्टर नहीं करेंगे, उनको कभी भी ये सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करेंगे। एक सवाल और भी उठता है यहाँ पर कि जो भारत में विपक्षी पार्टियाँ हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या अन्य पार्टियाँ हों, वो बांग्लादेश के घटनाक्रम को लेकर, यानी वहाँ जो भारतीयों पर अत्याचार हो रहे हैं, जो उनके साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है, उसको लेकर चिंतित नज़र नहीं आती। गंभीरता के साथ उनको चिंता व्यक्त करनी चाहिए और देश प्रथम की भावना को प्रकट करना चाहिए। ये जो पार्टियां हैं, अभी उद्धव ठाकरे की स्टेटमेंट सुन रहा था, कहते हैं तो मोदी की ड्यूटी है, तो साले तुम किस लिए बैठे हो यहाँ पे? तुम क्या करने आए हो? तुम क्यों नहीं स्टेटमेंट देते? क्यों नहीं सपोर्ट करते हो वहाँ पे जो हिंदू चल रहे हैं? क्योंकि तुम मुस्लिम अपीसमेंट में बिलीव करते हो, क्योंकि तुम हिंदुओं को टारगेट कर रहे हो अपनी स्टेट के अंदर भी, और यही काम तुम कर रहे हो। और यहाँ के जैसे लोग जाग जाएंगे तब कोई बात मानी जाएगी, लेकिन यहाँ के लोग जागेंगे ही नहीं, जागने नहीं चाहते, सोए हुए हैं, गहरी नींद में सोए हुए हैं। और मोदी के ऊपर कहते हैं कि मोदी जी काम करें। राहुल गांधी बहुत खुश हैं, उनको लगता है, और उनके कुछ लीडर्स, उन्होंने भी स्टेटमेंट दे दी कि जो बांग्लादेश में कल इंडिया में भी हो सकता है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, जिस तरीके से अपोजिशन बिहेव कर रही है, इनको सिक्योरिटी मिली हुई है और सिक्योरिटी के लोग इनसे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत नाराज़ हैं इनसे। अगर किसी का सिर फिर गया तो यहाँ पे हालत ख़राब हो जाएगी अपोजिशन के लीडर्स की। तो अपोजिशन के लीडर्स को एंटी इंडिया स्टेटमेंट देने से बचना चाहिए। अगर ये हिंदुओं को टारगेट करते हैं, जो इनकी सिक्योरिटी भी देते हैं वहाँ पे, तो इनके लिए कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं फ्यूचर के अंदर। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं सिक्योरिटी एजेंसी को बिलोंग करता हूँ, और जो यहाँ पे नफरत सिक्योरिटी के लोगों में है अपोजिशन लीडर्स की तरफ से या अपोजिशन लीडर की तरफ, वो मैं जग जाहिर करना चाहता हूँ। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे आपके उद्धव ठाकरे हो, चाहे बाकी लोग हो, आपको हर एक चीज़ के अंदर, आप यहाँ पे पॉलिटिक्स में बैठे हैं, या आप मोदी का अपोजिशन करके आप यहाँ के लोगों को अपोज ना करिए, हिंदुओं को हेट ना करिए। अगर आप मुस्लिम अपीजमेंट करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन हिंदू हेट ना करिए, वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और इनको इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, एक बैलेंस स्टेटमेंट देनी चाहिए। अगर इंडिया का कोई इशू है कि यहाँ पे हिंदू मर रहे हैं, तो आपको एक स्टेटमेंट देनी चाहिए कि हिंदुओं को बचाओ,
हम भी चाहते हैं कि हिंदू बचाएं, ये कोई बात नहीं कहेगा। सो सब ये एक बात आप मान के चलेंगे कि भारत की जो अस्मिता है उसका जब भी सवाल आता है तो आपसी मतभेद बुलाकर सभी पार्टियां, चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो, वो एकजुट होकर सभी भारतीयों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए जो विदेश में है वो एक साथ जुट आती है। 1971 की अगर बात करेंगे तो इंदिरा गांधी जी ने जो स्टेप उठाया था उसके साथ में सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई थी, क्योंकि देश का सवाल था। आज देश का जो सवाल है, बांग्लादेश में भारतीयों पर अत्याचार हो रहे हैं, उसके ऊपर ताली बजाकर खुश नहीं होना चाहिए विपक्षी पार्टियों को। तो ऐसे में अगर वो खुश हो रही है तो उनकी आलोचना भी की जानी चाहिए, क्योंकि देश एक है और राष्ट्र प्रथम की भावना सबको आगे रखनी चाहिए। ये राष्ट्र को अर्पित, इनकी कोई देश की तरफ इनकी कोई लॉयल्टी नहीं है। आप राहुल गांधी को ले लीजिएगा, क्या राहुल गांधी ने कोई देश के बारे में अच्छी स्टेटमेंट दी है? चाहे अखिलेश यादव को ले लीजिएगा, चाहे उद्धव ठाकरे को ले लीजिएगा। लेकिन पहले टाइम में जब हमारे लीडर्स होते थे, चाहे मुलायम सिंह यादव, चाहे लालू यादव, ये सारे के सारे बैलेंस स्टेटमेंट दिया करते थे। इशू जो भी हो, पॉलिटिकल पार्टी से आपके डिफरेंसेस हों, लेकिन देश से डिफरेंस तो नहीं है। ये आज देश के खिलाफ हो गए हैं। और देखिए, राहुल गांधी बार बार किसी कंट्री में जाकर के देश को गालियाँ देता है। मोदी को गालियाँ देते देते ये देश को गालियाँ देने लगे, क्योंकि तुम आउट ऑफ पावर हो और 10 साल पावर से बाहर रहे। और इससे पहले कांग्रेस इतने साल पावर से बाहर कभी नहीं रही, इसलिए कांग्रेस डिस्टर्ब्ड है। और दूसरी तरफ जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो भी अपनी स्टेट के अंदर काफ़ी हद तक पावर लूज़ कर चुकी है। पावर लूज़ करने का मतलब नहीं है कि आप देश के खिलाफ हो जाओ। आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो है मोदी के साथ या बीजेपी गवर्नमेंट के साथ, लेकिन नेशनल इश्यूज़ के ऊपर ये नहीं करना चाहिए। जब 71 के वार की बात थी तो उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा था इंदिरा गांधी दुर्गा है जी। तो आप क्या ऐसे स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि आज अगर हमारे लोग वहाँ सफ़र कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जो बांग्लादेश के अंदर जो लोग हैं उनको क्रिटिसाइज़ करो। और मैं एक बात कहूँगा कि यहाँ पे जो इंडिया के अंदर जो बांग्लादेशी बैठे हैं इलीगल तरीके से, उसके ऊपर गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ेगा ताकि उनको यहाँ से भगाया जाए, क्योंकि वो देशद्रोही हैं और यहाँ पे वायलेंस करते हैं इंडिया के अंदर। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ उनको सपोर्ट करने के चक्कर में, वोट लेने के चक्कर में उनको आरक्षण देती हैं देश में। जी, देश की बात सबसे आगे होती है, ये सबको पता है। लेकिन हमारी जो पार्टियां हैं वो अपने निजी हितों को लेकर देश को पीछे कर रही हैं, ऐसा देखने में आया। हालांकि सत्ता ही एकमात्र लक्ष्य नहीं होना चाहिए, सत्ता के साथ साथ लोक सेवा, लोकतंत्र की रक्षा सभी का एकमात्र कर्तव्य होना चाहिए। हालांकि कुछ पार्टियां संसद में आती हैं संविधान को दिखा के, संविधान की पुस्तक दिखा के ये दिखाने की कोशिश करती है कि वो सच्चे देशभक्त हैं, लेकिन उनके जो एक्शंस हैं, जिस तरह से अभी बांग्लादेश की जो स्थिति है उसको लेकर उनको एकजुट होकर सरकार का साथ निभाना चाहिए और वहाँ के भारतीयों की सुरक्षा के लिए चिंतित होकर कुछ ना कुछ बयान भी देना चाहिए और कार्रवाई भी करनी चाहिए। तो ऐसे में चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या अन्य जो दूसरी विपक्षी पार्टी है, उनको सोचने की आवश्यकता है कि देश को सर्वोपरि क्यों नहीं मानते वो लोग। जरूर, बिल्कुल ठीक कहा आपने।